अभी इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम देखेंगे स्क्विरल केज रोटर का कंस्ट्रक्शन। द सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में जो रोटर होता है वो स्क्विरल केज रोटर होता है ना। तो जो स्क्विरल केज वाली इंडक्शन मोटर है ना, सच टाइप ऑफ मोटर आर यूज्ड फॉर लो स्टार्टिंग टॉर्क। मतलब इस टाइप के रोटर वाली इंडक्शन मोटर है उसका यूज हम हाई स्टार्टिंग टॉर्क एप्लीकेशन में नहीं कर सकते। इसका शेप जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है एंड इज बिल्ट यूजिंग लैमिनेशंस। एंड इसकी जो पेरिफेरी है उस पर स्लॉट्स हमको दिख रहे हैं, ये देखिए स्लॉट्स दिख रहे हैं, दीज आर द स्लॉट्स है ना, लैमिनेशंस को यूज करके बनाया गया है और ये स्लॉट्स दिख रहे हैं। इसका शेप जो है सिलेंड्रिकल है। अच्छा, सेंटर में एक शाफ्ट भी है, ये शाफ्ट दिख रही है यहाँ पे है ना। इन स्लॉट्स में हम एल्यूमिनियम और कॉपर के जो बार हैं उनको प्लेस करते हैं। मतलब यहाँ पे हम कॉपर बाइंडिंग नहीं करते हैं, कॉपर बाइंडिंग की जगह बार कंडक्टर्स यूज करते हैं। ये देखिए ये बार कंडक्टर, एल्यूमिनियम कॉपर के बार कंडक्टर्स हैं यहाँ पे। ये इनको जो है हम स्लॉट्स में प्लेस करते हैं। तो हमको किस तरह का कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है? इस तरह का कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। ये जो है ये आपके स्लॉट्स हैं। इन स्लॉट्स में क्या आ गया? आपके एल्यूमिनियम और कॉपर के बार्स ये आ गए है ना। अच्छा, वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट यहाँ स्लॉट्स जो है वो शाफ्ट के पैरेलल में नहीं है। अभी इस कंस्ट्रक्शन में तो एक्चुअली आपको दिख रहे हैं कि पैरेलल है, लेकिन एक्चुअल कंस्ट्रक्शन जो होता है बताता हूं आपको। ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो बार है वो लिटिल बिट स्क्यूड है, आर नॉट इन पैरेलल। चलिए, तो इसका भी कारण अपन देखेंगे क्यों ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जब ऐसा होता है मतलब रोटर बार आर स्क्यूड होते हैं तो बहुत सारे पर्पस सर्व करते हैं हमको। जैसे स्क्यूइंग के कारण से हमको रोटर की सभी पोजीशन में यूनिफॉर्म टॉर्क डेवलप होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बार स्क्यूड होते हैं है ना, मतलब शाफ्ट के पैरेलल में नहीं होते हैं, स्क्यूड होते हैं, तो अमाउंट ऑफ बार जो कि फील्ड लाइन को कट कर रहा होता है वह कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता है, रोटेट होता है ना। और इस कंडीशन में जैसे ही पहला बार फिनिशेस द कटिंग ऑफ द फील्ड लाइंस, तो नेक्स्ट बार start to cut so that there is no movement when no field lines being cutted by the rotor conductor. So we can say यहाँ पे for the all position of rotor यूनिफॉर्म टॉर्क डेवलप होता है। और इस यूनिफॉर्म टॉर्क डेवलप होने के कारण जो रोटर का ऑपरेशन होता है वो कैसा होता है? नॉइज फ्री होता है और स्मूथ ऑपरेशन होता है। अच्छा, अगर हम रोटर को स्क्यूड नहीं करें, मतलब क्या? मतलब ये कि रोटर कंडक्टर्स को स्ट्रेट रखें, तो जैसे ही रोटर टीथ कम्स अंडर स्टेटर टीथ, तो देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक अट्रैक्शन, मींस देयर आर ए चांसेस ऑफ टेंडेंसी ऑफ रोटर लॉकिंग विथ स्टेटर। देयरफॉर जिस कारण से हमको क्या, जो रोटर का क्वाइट ऑपरेशन चाह रहे थे वो क्वाइट ऑपरेशन नहीं मिल पाता है। और ये रोटर कंडक्टर्स जो है परमानेंटली इनको शॉर्ट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम रिंग कॉल्ड द एंड रिंग्स। यहाँ पे होती हैं एंड रिंग्स, यहाँ होती हैं एंड रिंग्स। विद द हेल्प ऑफ दिस कॉपर कंडक्टर और एल्यूमिनियम कंडक्टर बार कंडक्टर्स आर शॉर्टेड टू ईच अदर। ओके, इसका दोबारा डायग्राम देखते हैं क्या कैसे होता है वो। ये दिस इज द बार्स ऑफ एल्यूमिनियम और कॉपर, दीज आर द एंड रिंग्स, और शॉर्टेड होती हैं और शॉर्ट कर देती हैं और जहां इसको प्लेस कर देते हैं तो इस प्रकार का पूरा रोटर दिखता है। शाफ्ट दिख रहा है आपको, बियरिंग्स दिख रही है यहाँ पे दोनों साइड, और यहाँ पे ये स्क्यूड स्लॉट्स हैं, नॉट पैरेलल टू द शाफ्ट, नॉट इन द लाइन ऑफ द शाफ्ट वी कैन से। और यहाँ दिखा रहे हैं एक स्क्विरल जो है वो केज के अंदर है, सो द नेम इज स्क्विरल केज रोटर। ओके, अब हमने पहले पढ़ा था कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। क्यों? क्योंकि जब देखा था डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी से कि वहां पे नेट टॉर्क जो डेवलप होता है रोटर पर वो जीरो होता है, जिस कारण से रोटर बज करता है और रोटेट नहीं होता है। तो रोटेशन के लिए हमने देखा था क्या चाहिए था हमको चाहिए था रिवॉल्विंग स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही थी वो कैसी थी? वो पल्सेटिंग थी या अल्टरनेटिंग थी। लेकिन हमको चाहिए रोटेशन के लिए रिवॉल्विंग, इट मस्ट रोटेट। तो वो कैसे अचीव हो सकती है? वो अचीव हो सकती है आइदर वी यूज द 3 फेज सप्लाई, और यदि हम 3 फेज सप्लाई यूज नहीं करते हैं, सिंगल फेज मशीन है हमारे पास, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है,
थ्री फेस इंडक्शन मोटर होती है तो हम थ्री फेस सप्लाई यूज करते हैं, क्योंकि थ्री फेस सप्लाई जो होती है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करती है। हाउ टू डेवलप द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द सिंगल फेस सप्लाई? तो उसकी पॉसिबिलिटी ये है कि आप सिंगल फेस सप्लाई को काय में कन्वर्ट करें, टू फेस सप्लाई में कन्वर्ट करें। ठीक है, ये जो दो फेज हैं वो क्या करेंगे, आपके जो रोटेटिंग जो स्टेटर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे वो कैसा होगी, वो लाइक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जैसी होगी, है ना। इस कारण से अब चूंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिंगल फेस को टू फेस सप्लाई में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब फेस को स्प्लिट कर रहे हैं ना, फेस को स्प्लिट करके हम इसको टू फेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो दीज मोटर आर आल्सो कॉल्ड स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर, है ना। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। फॉर to make them self start we have to split the single phase into two phase. That's why these motor are also called split phase induction motor, and the split phase induction motors either are the type of resistance split phase induction motor, or it may be a capacitor start split phase induction motor, capacitor start capacitor run induction motor। दो तीन तरह की यहाँ पे मोटर बताई है, उनको अपन देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, है ना। अच्छा, यहाँ पे ऐसे पहले अपन ने डिस्कस किया था कि अपन को फेज को स्प्लिट करने के लिए यहाँ पे हमको कुछ अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, कुछ मैकेनिज्म लगाने पड़ेंगे, है ना। तो मैकेनिज्म क्या लगाते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में, कि यहाँ स्टेटर पे जो वाइंडिंग वुंड करते हैं, बाइंडिंग लगाते हैं, बनाते हैं, करते हैं बाइंडिंग स्टेटर के कोर में, वहां पे दो प्रकार की बाइंडिंग्स यूज करते हैं। अभी पहले स्लाइड्स में आ चुका है एक्चुअली। एक तो ऑक्सिलरी या स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है, दूसरी मेन और रनिंग बाइंडिंग होती है। मेन को रनिंग बाइंडिंग क्यों कहा? मेन को रनिंग बाइंडिंग इसलिए कहा, दिस इज द मेन बाइंडिंग विच विल बी इन सर्किट जब तक की मोटर रोटेट होती रहेगी। और ऑक्सिलरी और को स्टैटिक बाइंडिंग क्यों कहा? क्योंकि दिस बाइंडिंग इज used only for starting the motor. At the time of the start motor, this binding is used, and when the motor rotates, when the motor achieves the speed like synchronous speed, we can say 75% of the full load speed, this binding is removed by some means। देखेंगे कैसे अलग करते हैं उसको। अच्छा, ये जो दो बाइंडिंग है, दोनों बाइंडिंग को कैसे रखते हैं, फिजिकली 90 डिग्री अपार्ट रखा जाता है, एक दूसरे 90 डिग्री एक दूसरे के फिजिकली सेपरेट किया जाता है। जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं डायग्राम में आपको, ये जो है आपकी मेन बाइंडिंग है, और ये जो दो बाइंडिंग है ये आपकी स्टेटर बाइंडिंग, सॉरी दीज आर द मेन बाइंडिंग्स एंड दीज आर द ऑक्सिलरी बाइंडिंग। एक दूसरे को 90 डिग्री पे रखा गया है। दिस इज द रोटर शाफ्ट, ये स्टेटर है। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है, कंडीशन ये है कि मेन बाइंडिंग जो होती है वो उसका रेजिस्टेंस कम होता है और रिएक्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा होता है ना। इंडक्टिव रिएक्टेंस बहुत ज्यादा होता है, मतलब इंडक्टेंस ज्यादा होता है। और स्टार्टिंग बाइंडिंग जो होती है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा रखते हैं और रिएक्टेंस जो है वो कम रखते हैं। मतलब क्या है, ये हाईली इंडक्टिव होती है, कौन सी, मेन बाइंडिंग, और ये हाईली रेजिस्टिव होती है, लेस इंडक्टिव होती है, कौन सी, स्टार्टिंग बाइंडिंग। मतलब दो अलग अलग बाइंडिंग है, दोनों की प्रॉपर्टीज भी अलग अलग है ना। अच्छा, अब होता क्या है, देखो यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा, जब ये बाइंडिंग हम इस तरह से बाइंडिंग बनाया है हमने, एक को लार्जली इंडक्टिव बनाया है, एक को हैविंग हाई रेजिस्टेंस और मेन रेजिस्टिव बाइंडिंग है, ये इसमें इंडक्टेंस बहुत कम होता है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इन दोनों बाइंडिंग में जब करंट फ्लो होगा तो उनके बीच में कुछ करंट फेज डिफरेंस होगा ना। और फेज डिफरेंस लगभग कितना रखा जाता है, 25 से 30 डिग्री का फेज डिफरेंस रखा जाता है। क्यों है फेज डिफरेंस, हमको पता है ना कि जो इंडक्टिव सर्किट होता है उसमें करंट जो है वो क्या करता है, लैग करता है ना। और यहाँ पे रेजिस्टेंस, हालांकि इट्स नॉट ए प्योर रेजिस्टिव बाइंडिंग ऐसी नहीं जिसका रिएक्टेंस बिल्कुल नहीं है और रेजिस्टेंस है, तो लेकिन फ्री मान सकते हैं, इट इज मोर क्लोज टू द प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। सो करंट विल, दिस बाइंडिंग विल लैग द करंट फ्रॉम दिस बाइंडिंग बाय एन अमाउंट ऑफ 25 to 30 डिग्री। अच्छा, और यह देखो यहाँ मेन बाइंडिंग है, एक स्टार्ट बाइंडिंग है। स्टार्ट बाइंडिंग के सीरीज में एक स्विच कनेक्ट है जिसको क्या नाम दिया है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम ये होता है कि जैसे ही मोटर 75% स्पीड अटेन करती है, ये स्विच ओपन हो जाता है। ये स्विच ओपन हो जाता है मतलब क्या, स्टार्ट बाइंडिंग जो है सर्किट से हट जाती है, ओनली द मेन बाइंडिंग विल रिमेन इन द सर्किट।
यहाँ पे हम डायग्राम देखें, रोटर है, यहाँ पे हमने वोल्टेज लगाया है, वोल्टेज लगाने से जो करंट फ्लो होता है वो ये करंट IL है। दो करंट फ्लो होंगे, एक तो इस बाइंडिंग में करंट फ्लो होगा जिसको मेन बाइंडिंग करंट बोलेंगे, ये जो करंट फ्लो होगा इसको बोलेंगे हम स्टार्ट बाइंडिंग करंट। ओके, तो अब यहाँ पे डायग्राम भी देख लें। डायग्राम देखें तो यहाँ पे हमको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे कि ये हमारा जो V है वो अप्लाइड वोल्टेज है, ये जो स्टार्टिंग करंट है ना, स्टार्ट बाइंडिंग में फ्लो होने वाला करंट है, ये जो है इसको लैग कर रहा है, किसको, वोल्टेज को लैग कर रहा है, लेकिन कम अमाउंट से कर रहा है। जबकि जो आपका मेन बाइंडिंग का करंट है, मेन बाइंडिंग का करंट जो है वो ज्यादा अमाउंट से लैग कर रहा है अप्लाइड वोल्टेज को। ऐसा क्यों है? क्योंकि मेन बाइंडिंग क्यों ज्यादा लैग कर रहा है? क्योंकि मेन बाइंडिंग जो है हाईली इंडक्टिव बाइंडिंग है ना। तो इस तरह से ये एक मेन बाइंडिंग करंट है और एक स्टार्टिंग बाइंडिंग करंट है। इन दोनों करंट्स का कारण एक नेट करंट फ्लो होगा जिसको क्या बोलेंगे हम, IL। ये करंट है ना, ये दो करंट फ्लो हो रहा है ना, ये दोनों करंट जो है एक दूसरे के फेज डिफरेंस पे है। तो मेन करंट जो होगा वो अप्लाइड वोल्टेज को यहाँ पे दिख रहा है। ये अपना वोल्टेज को हमने रेफरेंस एक्सिस पे ले लिया, हमारा ये IL है, यहाँ पे आपको दिख रहा है IL ये है, IS यहाँ पे है और IM यहाँ पे है। IS जो है लैग कर रहा है वोल्टेज को और IM इज ऑल्सो लैगिंग, लेकिन यहाँ पे हमको दिख रहा है IM जो है वो ज्यादा लैग कर रहा है, मतलब IM जो है वो ज्यादा लैग कर रहा है वोल्टेज को, ज्यादा फेज डिफरेंस से लैग कर रहा है। IS जो है वो कम अमाउंट के फेज डिफरेंस से लैग कर रहा है। तो इनका रिजल्टेंट क्या आया, IL। तो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि IL जो नेट करंट है आपका, जो अप्लाइड वोल्टेज करंट फ्लो हो रहा है, वो वोल्टेज को कुछ अमाउंट से लैग कर रहा है। सो दिस इज द प्रिंसिपल बाय विच द रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर रोटेट। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि हमने यहाँ पे फेज की स्प्लिटिंग की, सिंगल फेज को टू फेज में कैसे कन्वर्ट कर लिया, सिंगल फेज को टू फेज में ऐसे कन्वर्ट कर लिया कि एक बाइंडिंग ऐसी यूज की जिसमें हाईली इंडक्टिव है और दूसरी बाइंडिंग ऐसी यूज की जो वेरी हैविंग द इंडक्टेंस वेरी लो। इस कारण से इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्रिएट हो गया और द सिंगल फेज जो फ्लक्स जनरेट हुआ है वो हमको कैसा लग रहा है, रोटेट करता हुआ लग रहा है। देखें हम आगे, दूसरा टाइप जो है वो दूसरा टाइप है कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में क्या है, बिल्कुल वैसी की वैसी है, ये रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर जैसे ही है। अंतर क्या है? अंतर है बाइंडिंग जो टर्न्स है, वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स है वो दोनों में सेम है, स्टार्ट बाइंडिंग में और मेन बाइंडिंग में। लेकिन यहाँ पे एक चीज और दिख रही है हमको डिफरेंस में, स्टार्ट बाइंडिंग के सीरीज में कैपेसिटर को हमने कनेक्ट कर दिया है ना, शॉर्ट टाइम के लिए कनेक्ट किया है। द अदर थिंग्स आर सेम, सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, मेन बाइंडिंग है, अप्लाइड वोल्टेज है, इसमें करंट फ्लो होगा, इसमें करंट फ्लो होगा। अब चूंकि यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया। कैपेसिटर लगाने से क्या होता है, कैपेसिटर में करंट जो है वोल्टेज को लीड करता है। सो मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो करंट फ्लो होगा वो वोल्टेज को 90 डिग्री से लीड करेगा और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो वोल्टेज को लैग कर रहा है क्योंकि हाईली इंडक्टिव है। अब ये कैपेसिटिव बना दिया इसको हमने, यहाँ पे देख सकते हैं हम, दिस इज द अप्लाइड वोल्टेज, दिस इज द IS इज द स्टार्टिंग करंट, स्टार्ट बाइंडिंग में करंट, मतलब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, चूंकि वो कैपेसिटर में फ्लो हो रहा है इसलिए वो इस वोल्टेज को लीड कर रहा है। और यहाँ पे IM जो है वो लैग कर रहा है, तो ये IM जो है मेन बाइंडिंग करंट आपका इसको लैग कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज है, यहाँ पे IM जो है मतलब मेन बाइंडिंग करंट वो लैग कर रहा है और IS जो है स्टार्ट बाइंडिंग करंट वो वोल्टेज को क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। हमने कैपेसिटर की वैल्यू इस तरह से सिलेक्ट की है कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट करंट आएगा, रिजल्टेंट करंट कौन सा हुआ आपको, IL। यहाँ पे रिजल्टेंट करंट, अब देखो यहाँ पे IS और IL के बीच में लगभग कितने डिग्री का फेज डिफरेंस है, लगभग 80 डिग्री का फेज डिफरेंस है। 80 डिग्री का फेज डिफरेंस है, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमने दोबारा से क्या किया है, सिंगल फेज सप्लाई को काय में कन्वर्ट कर दिया, फेज स्प्लिट करके टू फेज सप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पहले जो रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर था वहां पे जो फेज डिफरेंस लगभग रहा था कितना था, 25 to 30 डिग्री, बट इन दिस केस वी आर गेटिंग द फेज डिफरेंस बिटवीन द स्टार्टिंग बाइंडिंग करंट एंड द मेन बाइंडिंग करंट बाय अबाउट 80 डिग्री। ये दिख रहा है हमको, IS जो है वो इस IL के साथ लगभग कितना डिग्री एंगल बना रहा है, वो 80 डिग्री का एंगल बना रहा है। सो हाई टॉर्क एप्लीकेशन में जैसे कंप्रेसर है, लार्ज फैंस है, पंप्स में, इनमें इसको यूज किया जाता है। और जैसे ही मोटर 75% लगभग स्पीड अटेन कर लेती है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा बोथ कैपेसिटर एंड बाइंडिंग्स आर डिस्कनेक्टेड। ओके, एक्चुअली वास्तव में यहाँ पे हो क्या रहा है, वो ये हो रहा है कि हम
बाइंडिंग में जो फ्लो होने वाला जो सिंगल फेज सप्लाई उसको दो फेज में स्प्लिट कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ है, दो करंट फ्लो कर रहे हैं, वो दोनों करंट एक दूसरे से डिलेड होते हैं। डिलेड होते हैं मतलब क्या है, एक करंट एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, एक तरह के पोल्स को प्रोड्यूस करेगा, और दूसरा करंट जो है दूसरी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, दूसरे पोल्स को प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब यह है कि दिस फिनोमिना इज अपेयरिंग लाइक ए कि ऐसा लग रहा है जैसे पोल्स जो है वो रोटेट कर रहे हैं, है ना। कैसे रोटेट कर रहे हैं कि नॉर्थ पोल है तो फिर थोड़ी देर बाद नॉर्थ पोल यहाँ बन गया, फिर थोड़ी देर बाद नॉर्थ पोल नीचे बन गया, फिर इधर आ गया और फिर ऊपर पहुंच गया। इस तरह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का जो है सीन यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। सो दिस इज द कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में हमने देख लिया कि कैपेसिटर लगाने से फायदा क्या हुआ। कैपेसिटर लगाने का फायदा ये हुआ कि टॉर्क बढ़ गया, और दूसरा मैं ये देखा जहां आईएस रेजिस्टेंस स्प्लिट में आईएस जो है आईएल को कम अमाउंट से लीड कर रहा था, अब इस वाले कैपेसिटर स्टार्ट में आईएस जो है आईएल को लगभग 80 डिग्री से लीड करने लगता है। द नेक्स्ट वन इज द कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर था, एवरीथिंग इज सेम। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे पहले क्या हो रहा था कि एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच था, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में देखो यहाँ पे ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच था और कैपेसिटर था और एक बाइंडिंग थी। ये स्विच जब ओपन हो जाता था तो ये कैपेसिटर और स्टार्टिंग बाइंडिंग जो है वो रिमूव हो जाती थी, सिर्फ मेन बाइंडिंग पिक्चर में रहती थी और रोटर रोटेट होता रहता था। लेकिन इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे एक स्विच नहीं है। स्विच नहीं है मतलब क्या है, दीज टू थिंग्स कैपेसिटर एंड स्टार्ट बाइंडिंग विल बी कनेक्टेड फॉर एवर एज लॉन्ग एज द मोटर विल कंटिन्यू टू रोटेट। ये दोनों पिक्चर में रहेंगे, है ना, हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। और दूसरा चीजें वही है यहाँ पे। अब क्या हो गया, थोड़ा सा वेव फॉर्म में क्या अंतर आ गया कि ये वोल्टेज है, आईएस इसको लीड कर रहा है और आईएम जो है वो लैग कर रहा है। यहाँ पे अगर हम वेक्टर डायग्राम देखें तो अब पहले जो आईएस आईएल को लगभग 80 डिग्री के अमाउंट से लीड कर रहा था, यहाँ पे एग्जैक्टली 90 डिग्री के अमाउंट से लीड कर रहा है ड्यू टू दिस कैपेसिटर फॉर long time, or the capacitor is always connected, that's why the IS is leading the IL by 90 डिग्री। इससे क्या हुआ, इससे पावर भी बढ़ गई है और आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ गई है। इसमें कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच की जरूरत नहीं होती है और इस तरह से रोटर का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होता है। सो दिस इज द वन डिजाइन, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर मोटर की ये फर्स्ट डिजाइन है जिसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं है। कैपेसिटर इज ऑलवेज कनेक्टेड विद द स्टार्ट बाइंडिंग along with the main binding। और दूसरी डिजाइन में हम देखें, दूसरी डिजाइन में भी बिल्कुल वैसी की वैसी है। ये डिजाइन कैसी है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, जो डिजाइन वन थी वैसी की वैसी है। लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ पे इस कैपेसिटर के पैरेलल में एक कैपेसिटर और यूज किया गया है विद द along with the सेंट्रीफ्यूगल स्विच। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच दिया गया है ना, एक दूसरा कैपेसिटर है। तो ये जो कैपेसिटर कहलाता है, ये कैपेसिटर कहलाता है, ये है स्टार्ट कैपेसिटर, है ना, स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे लार्ज वैल्यू का कैपेसिटर होता है और ये स्मॉल वैल्यू का कैपेसिटर है और ये हमेशा सीरीज में कनेक्टेड रहता है किसके, आपकी ये जो ऑक्सिलरी बाइंडिंग है या स्टार्टिंग बाइंडिंग है उसके सीरीज में हमेशा कनेक्ट रहता है। मतलब क्या हुआ, एट द टाइम ऑफ द स्टार्ट बोथ कैपेसिटर विल बी इन सर्किट एंड व्हेन एज सून एज द मोटर गेट्स speed of 75% speed of its final speed, the centrifugal switch will open this capacitor from the circuit and permanently the auxiliary binding and this capacitor will remain in the circuit along with the main binding, है ना। यहाँ ये इसका एक चीज ध्यान रखना है हमको, ये कहाँ यूज की जाती है, जहाँ पे हमको साइलेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे हॉस्पिटल्स और स्टूडियोज में। यहाँ पे हमको किसी प्रकार का नॉइज, मतलब मोटर रन हो रही है और नॉइज क्रिएट हो रहा है तो इस प्रकार की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दैट्स व्हाई दीज मोटर आर यूज्ड इन एप्लीकेशंस वेयर साइलेंस इज मोर इम्पोर्टेंट।